स्वागत है फ्रेंड, आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ हमने पिछला वाला लेक्चर डिस्कस किया था। ज्यादा बात ना करते हुए मेन टॉपिक पे ध्यान देते हैं कि हमने जाना था कि किस प्रकार से रक्त की कमी हो जाती है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का मतलब क्या होता है ना, जब हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, अर्थात हीमोग्लोबिन ही तो प्रोटीन के फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर रहता है। तो हीमोग्लोबिन की जब कमी होती है ना, तभी हमें आयरन की आवश्यकता पड़ती है, तो आयरन चढ़ता है ना। हमने जाना इसे बहुत अच्छी तरीके से और आसान स्टेप से हमने जाना किस प्रकार से गर्भावस्था में आयरन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी होती है और कैसे इस कमी को पूर्ण किया जाता है, जिसमें हमने बचपन की अवस्था से भी समझा। आयरन के साथ हमने ये भी जाना कि विटामिन ए किन किन स्टेप वाइज हमारे शरीर में खराबी पहुंचाती है। मेन फोकस तो वो आईज प्रॉब्लम के लिए होती है, कैसे कैसे स्टेप वाइज वो आंखों के रोशनी को खराब करते हुए तथा आंखों के सभी टिश्यूज को खराब करते हुए पहुंचती है। तो इस स्टेप को हमने जाना। विटामिन ए की कमी से किन किन चीजों में रिच सोर्स मिलता है विटामिन ए, इसे हमने जाना। इसके साथ हमने जाना हड्डी से संबंधित समस्या, इसे बहुत अच्छी तरीके से इसे भी हमने जाना कि हड्डी की समस्याएं 3 प्रकार से होती हैं, जिसमें क्या होती है, रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। हमने जाना कि किस किस अवस्था में कौन कौन सी ये चीजें होती है। तो जो रिकेट्स होता है ना, जिसे हम बो लेग कहते हैं ना, धनुषा आकार पैर, ये क्या होता है कि बच्चों में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि रिकेट निम्न में से किस आयु में होता है, बच्चों में, वयस्कों में, बूढ़ों में, तो आप बच्चों पे ट्रिक लगाएंगे, है ना। ये पूछ ले कि धनुषाकार पैर कहाँ होता है, बो लेग पैर किस अवस्था में होता है, तब भी आपका बच्चों पे लगेगा। यदि आपसे पूछ ले कि ऑस्टियोमलेशिया निम्न में से किस अवस्था में ग्रसित होते हैं लोग, तो किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, युवा अवस्था, इन तीनों में लगा सकते हैं आप, बशर्ते जिसमें दे। तीनों के साथ सभी पे दे तो सभी पे लगा देंगे, ना कि आप बच्चों पे नहीं लगाएंगे और वृद्धावस्था पे नहीं लगाएंगे, है ना। और तीसरा हमने क्या देखा था ना, अस्थियोमलेशिया। आखिर अस्थियोमलेशिया किन आयु में होता है, तो वृद्धावस्था में होता है। आप वृद्धावस्था में कितना भी दूध, दही, छाछ, बटर, मक्खन, कैल्शियम युक्त, फास्फोरस युक्त, विटामिन डी युक्त आप कितना भी वृद्ध लोगों को खिला लीजिए, उनके बोन्स अब मजबूत होने वाले नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि विकास का चरण एक बार शुरुआत होता है, एक बार ढलता है ना। विकास का चरण धनात्मक भी होता है और आपका क्या होता है, ऋणात्मक भी होता है। कि नवजात शिशु जब से गर्भ में पलने लगता है, तब से विकास होने लगता है। और सोचिए वो शिशु कैसे कैसे किन अवस्थाओं से गुजरता है। नवजात शिशु, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, फिर आता है आपका वृद्धावस्था। अब फिर वही चरण आ गया, वो धीरे धीरे ढलने लगेगा, है ना। तो फिर कहां तक पहुंच जाता है, मृत्यु अवस्था तक। लेकिन बहुत लंबा टर्न ये होता है, तो कुछ पता नहीं चलता, है ना। तो इन चीजों को हमने अपने अपने बोल चाल के भाषा में बहुत अच्छी तरीके से समझा। आशा करती हूँ कि मेरा समझाया जाना आप लोगों को सही से समझ में आता होगा स्टेप वाइज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, 2-4 क्लास यहाँ पे ना आप लोगों के ना तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तैयारी करने वालों के लिए तो भाई यहाँ से 20-20 क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो ऐसे हमने आसान ट्रिक में बताया कि किस प्रकार से आप याद करेंगे कि कौन किशोरावस्था में होता है, कौन वयस्क। तो रिकेट्स, बोलेग हम जान लिए कि बच्चों को होता है। अस्टियोमलेशिया, भाई मलेशिया कौन घूमने जाएगा, जो किशोर अवस्था में रहेंगे वही तो घूमने जाएंगे। जो वयस्क अवस्था में रहेंगे, जो युवा अवस्था में रहेंगे, भाई उनके बोन्स मजबूत हैं, वो चल फिर लेंगे, 2-4 बैग लगेज टांग लेंगे, सरका लेंगे, घुमा लेंगे, तभी तो मलेशिया घूमने जाएंगे ना। तो इससे समझिए कि ऑस्टियोमलेशिया ये बोन से संबंधित प्रॉब्लम है, विकार है, रोग है, जो विटामिन डी, और विटामिन डी आपके अंदर है ना, तभी आपके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस भी अवशोषित होगा फ्रेंड्स। यदि आपके अंदर विटामिन डी नहीं है, तो कैल्शियम और फास्फोरस युक्त आप कितने भी खनिज लवण, कितने भी विटामिन मिनरल्स ले लीजिए ना, आपके अंदर नहीं एब्जॉर्ब हो पाएंगे, नहीं अवशोषित हो पाएंगे, है ना। तो विटामिन डी पहले लीजिए, क्योंकि तीनों मित्र हैं और सबसे बड़ा कौन है, विटामिन डी है। जब डी आपके अंदर रहेगा, तभी आपके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस क्या होगा, जाएगा, और तभी आपके बोन्स क्या होंगे ना, कि मजबूत होंगे। अब आइए आगे देखते हैं, हल्का सा इरेज कर लें। तो
आगे का टॉपिक देखते हैं कि क्या हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है ना, गलगंड पढ़ना है। देखिए, बस इतना ही रेज करके अब देखते हैं। हमें रिकेट्स हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा, जिसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया। इसे हमने बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। विटामिन ए के बारे में भी मैंने बता दिया कि जितने भी ऑरेंज कलर के फ्रूट होके, वेजिटेबल होके चीजें मिले, उसे आप खाइए। और जितने भी ये क्या है, येलो रेड फ्रूट और वेजिटेबल मिले, उसे आंख बंद करके खाइए। ये तीनों क्या होंगे, रिच सोर्स होते हैं विटामिन ए के लिए, जिसमें लौकी भी विटामिन ए के लिए रिच सोर्स है। खैर, सारे ग्रीन वेजिटेबल लिफ लिफ वाले सारे आयरन मिल जाएंगे, और वैसे भी जो भी होंगे वो विटामिन ए के रिच है। लेकिन बशर्ते येलो, ऑरेंज और रेड हर चीज आप खाइए, जानिए विटामिन ए मिल रहा है पाउडर रूप में आपको, है ना। तो आइए देखिए, यदि आपको कैल्शियम और फास्फोरस अपने अंदर समाहित करना है, तब इस चीज का ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। क्या देखना है कि गलगंड देखना। गलगंड का मतलब क्या होता है ना, थायराइड ग्रंथि का बढ़ जाना भाई। इसे क्या कहते हैं, थायराइड ग्रंथि का बढ़ जाना होता है, आयोडीन की कमी से होता है। निम्न में से आपसे पहले यही क्वेश्चन पूछ ले कि थायराइड ग्रंथि का बढ़ जाना निम्न में से किसके विकार से होगा, किसके कमी से होगा। तो चीनी के कमी से होगा। सभी लोगों को पता होगा, तो इसे मैं नोट ही नहीं कराऊंगी, है ना। किसके कमी से होगा, नमक के कमी से होगा। मैं क्वेश्चन नोट कराने जा रही थी, तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, तो ये क्वेश्चन क्यों नोट कराऊं। हाँ, आयोडीन की कमी से होता है, बस हल्का सा इसके बारे में जान लेते हैं ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन आयोग पूछ ले। तो गलगंड मीन्स क्या होता है ना, कि घेंघा होता है, जिसे आप घेंघा बोलते हैं, या फिर ग्वाइटर बोलिए। ग्वाइटर बोलिए, है ना। गलगंड, घेघा, ग्वाइटर। अच्छा, ये क्यों होता है कि आयोडीन की कमी से होता है, जो थायराइड हार्मोन के लिए उत्पादन में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। और ये जान लीजिए, थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ने के कारण, ये इसी के कारण बढ़ जाता है थायराइड ग्रंथि का आकार, जब क्या होता है, आपके अंदर आयोडीन युक्त नमक की कमी हो जाती है, आयोडीन युक्त चीजों की कमी हो जाती है। आप जानते होंगे कि आयोडीन रिच सोर्स हमें ये नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जितने भी समुद्री चीज होते हैं ना, जो भी नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, ये जान लीजिए, समुद्री चीज या फिर पानी वाले जो भी चीज होते हैं ना, उसमें आयोडीन आपको रिच सोर्स मिल जाएगा। मतलब कि मछली हो गया, ये पानी में से निकलने वाले बहुत चीज होते हैं, जैसे कमल का कड़ी हो गई, और ये कमल के बहुत सारे आइटम आते हैं, तो वो भी खाए जाते हैं। उसमें दो एक दो प्रकार के देखिए पानी में के ये साग आते हैं, तो ये सब खाने से आयोडीन रिच सोर्स है, ये सब चीजें होते हैं। मतलब पानी में का जो भी चीज आप खाएंगे ना, आंख बंद करके जान जाइए कि आप आयोडीन ले रहे हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है, आप आयोडीन ले रहे हैं। ये फिश जो भी जितने भी फिश खाएंगे ना, सब में आयोडीन युक्त तो रहेगा, क्योंकि वो पानी में ही रहते हैं। तो ये यहाँ से मिलते हैं। अच्छा, अब देखिए कि क्या होता है गर्भावस्था। मतलब गर्भावस्था में भी आयोडीन लेना बहुत जरूरी होता है, ये हम पढ़ रखे हैं, खैर रिपीट कर रहे हैं। गर्भावस्था में, और किसके लिए जरूरी होता है, माँ और भ्रूण दोनों के लिए जरूरी होता है। माँ और भ्रूण दोनों के लिए जरूरी रहता है, और वो क्या करता है बच्चे के लिए, कि थायराइड हार्मोन का निर्माण करता है।
थायराइड हार्मोन का निर्माण करता है, इसीलिए बहुत जरूरी है। और गर्भावस्था में ये जान लीजिए कि बहुत जरूरी बात है ना, कि गर्भावस्था में यदि आप आयोडीन का उचित मात्रा नहीं लेना, तो बच्चे में मंद बुद्धि विकार पैदा होगा। क्या होगा ना, कि मंद बुद्धि। आपसे पूछ लिया क्वेश्चन कि गर्भावस्था में आयोडीन की कम मात्रा लेने से बच्चे में विकार पैदा होगा, तो सबसे पहले आंख बंद करके मंद बुद्धि पे मार दीजिए। ठीक, क्योंकि सबसे पहला स्टेप यही होता है। आयोडीन सही स्टेप में लेने से बच्चों के दिमाग तीव्र मतलब वो बच्चे तेज आयु के होते हैं, ये जान लीजिए। यहाँ से तो ये बहुत वो लेता है, इसलिए गर्भावस्था में आयोडीन का बहुत सही ध्यान रखना चाहिए। आयरन के बाद आयोडीन, ध्यान दीजिएगा। सिंपल वे में भी समझ जाइए, क्योंकि हर घर में ये स्टेप चलता है, तो हमें लेना चाहिए उचित रूप से और उचित स्टेप में और सही मात्रा में हमें लेना चाहिए। ये क्या, आयोडीन, है ना, जो क्या करता है, मंद बुद्धि, अगर कमी है तो मंद बुद्धि, और सही है तो मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र का विकास करता है। है ना, तंत्रिका तंत्र का विकास करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ। यहाँ से मतलब पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं इसे समझा रही हूँ, है ना। अब आगे देखते हैं ना कि क्या दे रखा है। देखिए, अब इसके आगे देखते हैं, है ना। संचारी रोगों पर पोषण के महत्व प्रभावों के बारे में पिछले अध्याय में प्रकाश डाला गया है ना। अब क्या करा, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, गलगंड होता है। अच्छा, ये किस ग्रंथ का निर्माण करता है, ये भी आपको पता चल गया। आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बच्चों में मंद बुद्धि के बच्चे पैदा होंगे। अच्छा, एक चीज, हाँ, इसे मैं याद कर रही थी कि और क्या होता है, तो इसे कहते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म, आपसे पूछ ले कि गर्भावस्था में कम आयोडीन के सेवन से निम्न कमी का बच्चा, बेबी जन्म लेगा, तो क्या उसे क्या कहते हैं, क्रेटिनिज्म कहते हैं। और ये क्रेटिनिज्म का मतलब ही क्या होता है ना, कि मंद बुद्धि, है ना, मंद बुद्धि के विकार वाला बालक पैदा हुआ है, या फिर ये जो इसके तंत्रिका तंत्र के विकास कम के विकास होते हैं, ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं। कुल मिला के यही जानिए। अच्छा, कम आयोडीन की कमी को क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं ना, इसी नोट कर लीजिए जरूर, यहाँ पे इरेज करें हल्का सा। इसे क्या कहते हैं ना, तो देखिए, आयोडीन की कमी विकार को क्या कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म। अच्छा, हाइपो का मतलब क्या हो गया, यही समझ जाइए कि हाइपो का हमने जान रखा है कि हाइपो अगर दे दे, हाइपो, जिस चीज के आगे हाइपो लगा दे, ये जानिए कि उस चीज की कमी है उस व्यक्ति में, है ना। हाइपोथायरिडिज्म में दे दिया, तो थायराइड ने आप समझ गए कि आयोडीन की कमी, मतलब हाइपो है तो आयोडीन की कमी। हाइपर अगर दे देना कि हाइपर, हाइपरथायरिडिज्म दे देना, तो जानिए कि इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या होता है, कम होता है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले लेना तो बहुत आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये जान लीजिए। अच्छा, इसे लेते कितना है, तो सॉरी, माइक्रोन्यूट्रिएंट लेते हैं। कितना लेते हैं ना, कि माइक्रोन्यूट्रिएंट,
माइक्रोन्यूट्रिएंट इसी में सटा के लिख दिए हैं, समझ जाइएगा, क्योंकि अभी बिल्कुल भी एकदम साइड में आएगा तो पेपर यहाँ से हट जाएगा, है ना। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर्म में लेते हैं, आपसे ये पूछ लेगा कि आयोडीन आयोडीन की आवश्यकता निम्न में से होती है, तब माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, साइट्रोन्यूट्रिएंट, मेट्रोन्यूट्रिएंट, तो क्या होगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट होगा। इस पे ट्रिक लगाइएगा आप, इस पे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ले लेता है क्योंकि गर्भावस्था से भी पूछता है, बाल्यावस्था में होने वाली समस्याएं हम पढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ से आयोग पूछ लेता है। ऐसे जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आयोग के निगाह में। और दूसरा क्या है कि मतलब बच्चों के लेके कमियों को है, जब बच्चे ही नहीं सही रहेंगे तो राष्ट्र का विकास कैसे होगा। तो इसीलिए ऐसे चीजों पे फोकस पे आयोग का ज्यादा ध्यान रहता है। तो देखिए इसी को हम बता रहे हैं, हाइपर जिसमें जोड़ रहे हैं, हाइपर प्रोटीनीमिया, तो मतलब प्रोटीन की अधिकता हो गई है उसके शरीर में। हाइपर ग्लूकेमिया, तो ग्लूकोज ज्यादा उसके शरीर में ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में हो गया है, मतलब वो डायबिटीज पेशेंट है। हाइपोग्लिकेमिया रहे तो मतलब ग्लूकोज कम मात्रा में है उसके शरीर में। इस चीज को ऐसे समझ जाइए। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या हुआ, तो कम आयोडीन। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब क्या हुआ, तो ज्यादा आयोडीन लिया गया है ना। तो इस टाइप में क्वेश्चन समझिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते रहिए। हमारा पढ़ाने का तरीका आपको सही लगे, समझ में आए, सरल तरीके से समझ में आए, इजी फॉर्म में समझ में आए ना, तो जरूर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और ना समझ में आए तो वो भी मैं बोल देती हूँ, ना मेंशन करिए, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं कि क्या दिया है, संचारी रोगों पर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। संचारी रोगों पर पोषण के महत्वपूर्ण प्रभावों के बारे में पिछले अध्याय में प्रकाश डाला गया है। अब जितने भी फ्रेंड जो भी लोग क्लास देख रहे हैं, अगर पिछले वाले अध्याय में पढ़े होंगे तो ये जान जाएंगे, क्योंकि वहां पे हमने डिटेल में इन सारे रोगों के बारे में पढ़ रखा है ना। तो बशर्ते यहाँ पे दिया है, देखिए खुद ही बता रहा है कि पिछले अध्याय में, अर्थात पहले इन चीजों को बढ़ा दिया गया है, तभी बताया जा रहा है कि आप इन चीजों की कमी करेंगे अपने शरीर के अंदर तो इन इन रोगों से ग्रसित हो सकते हैं आप, है ना। इन रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। तभी उसने क्या किया है कि मतलब ये मेंशन कर दिया कि अगर आप ना पढ़े हुए तो पिछला क्लास जरूर लीजिए। तो देखिए किन किन रोगों को बता रहा है, कलर चेंज करते हैं। पोलियो, डिप्थीरिया, क्षय रोग, पर्ट्यूसिस, खसरा, टिटनेस जैसे क्षय घातक संचारी रोग भारत जैसे विकासशील देश में मृत्यु दर और रुग्णता दर को बढ़ावा दे रहा है। और किस जगह पे कह रहा है कि भारत जैसे विकासशील, है ना, मतलब मान लीजिए कि अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, हर चीज में डेवलप नहीं है, उस बात को बता रहा है कि ऐसे देश में ये क्या हो रहा है, और नहीं तो ज्यादा क्या हो रहा है कि लोग ग्रसित हो रहे हैं। मतलब बच्चे इन चीजों से जो ऊपर हमने जितने पढ़ लिए कि प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, अधिकता से भी हो जाता है कुपोषण, रक्त की कमी एनीमिया द्वारा, विटामिन ए की कमी, रिकेट्स हो गया, थायराइड ग्रंथ, थायराइड के बढ़ जा गलगंड के कारण, तो ये सब जितने भी रोग है ना, तो एक राष्ट्र के लिए समस्या बन ही सकता है। जब उस राष्ट्र के बच्चे इन इन रोगों से ग्रसित होंगे तो कैसे एक नींव तैयार होगी, मजबूत नींव कैसे तैयार होगी उस राष्ट्र की, जहाँ के बच्चे ही इन विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, है ना। तो इस बात को बताया जा रहा है। और किन किन रोगों से ग्रसित हो रहा है कि पोलियो, डिप्थीरिया, क्षय रोग, पर्ट्यूटिस, खसरा, टिटनेस जैसे क्षय घातक संचारी रोगों से। और संचारी रोग का मतलब क्या होता है कि भाई हम एक दूसरे को आदान प्रदान करते जाए भाई, कोरोना के जैसे सिंपल वे में समझिए ना, कि मतलब देते लेते जाए एक दूसरे का। हम अगर एक दूसरे के साथ दूरी व्यवहार ना बर्ताव करें जब तक कि हम इस रोग से ग्रसित हैं, तो लीजिए भाई आप भी थोड़ा ले लीजिए प्रसाद, आप भी ले लीजिए थोड़ा प्रसाद, आप भी हो जाइए डिप्थीरिया से ग्रसित, आप भी हो जाइए खसरा से ग्रसित, आप भी हो जाइए टिटनेस से ग्रसित, है ना। तो इसी को बोलते हैं संचारी रोग, जो एक दूसरे में आसान तरीके से छींकने से, थूकने से ऐसे फैल जाए, उनके मतलब उनके दूषित कपड़े को पहनने से, उनके जगह पे सोने से तो फैल जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं ना, संचारी रोग कहते हैं,
है ना? बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए हमने इसे हमने बोल चाल के भाषा में समझाया कि संचारी रोग किसे कहते हैं। और ये बेचारा हमारा देश क्या हो रहा है ना कि संचारी रोगों के कारण ही क्या हो रहा है कि मतलब ये मृत्यु दर और रुग्णता दर के बढ़ने के कारण एक अच्छे राष्ट्र निर्माण में, विकसित देश बनने में क्या हो रहा है कि मतलब पीछे हो जा रहा है ना? इसीलिए ये विकासशील देश में गिना जाता है। अब देखिए, मृत्यु दर और रुग्णता दर को बढ़ावा देता है, क्यों ना बढ़ावा देगा? मृत्यु दर का मतलब क्या है कि जब इन इतने इतने प्रकार से पोषण कमी से ही बच्चे ग्रसित रहेंगे, तो मृत्यु दर तो बढ़ेगा ही। अब रुग्णता दर को क्या है कि बढ़ावा देते जा रहा है, विभिन्न प्रकार के रोगों, एक रोग हो रहा है तो दूसरा हो जा रहा है, तीसरा हो रहा है, चौथा हो रहा है। हमने देखा कि खाने पीने में हम सही तरीका नहीं बर्ताव करेंगे, टाइम पानी नहीं पियेंगे। मैं शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ तो उस पर देखिए, बहुत बस मेन पॉइंट को सुझाव छोड़ती हूँ। 12 ग्लास आप एक दिन में पानी ना पीजिए, ग्रीन वेजिटेबल हर दूसरे दिन ना लीजिए, एक येलो फ्रूट ना लीजिए, फ्रूट के कलर वाइज चेंज ना करिए, तो विभिन्न प्रकार के आप रोगों से ग्रसित होंगे। हाँ, आपको पता नहीं है कि आप ग्रसित नहीं है, लेकिन हो सकता है ग्रसित है। तो यही क्या है, रुग्णता दर को बढ़ावा देता है। स्टेप वाइज क्या है, बीमारियों को बढ़ावा देना, है ना? यहाँ पे 6 बीमारियों को दिया है। खैर, इससे भी और भी होते हैं। अब ये क्या है, आपका टाइफाइड भी है, चेचक भी है, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, डायरिया, ये सब क्या है, ये भी फैलने वाले संचारी रोग है ना? अब इन रोगों का, आगे बढ़ते हैं, बशर्ते इन सारे रोगों को अगर डिस्कस में जानना है कि मैम क्या होता है, पोलियो में क्या क्या होगा, कैसे बच्चे ग्रसित होते हैं, डिप्थीरिया में कैसे होते हैं, क्षय रोग के बारे में अभी जस्ट दो क्लास पीछे वाले में मैं बताई हूँ, पर्ट्यूसस के बारे में, अगर इन सब चीज के बारे में डिटेल में विथ डिटेल के साथ ओनली 1 क्लास लेना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। इन रोगों का अल्प आयु में होना उच्च मृत्यु दर का एक अन्य उत्तरदायी कारक है। और यही मतलब मेन कारक है कि बच्चे क्या हो रहे हैं ना कि मृत्यु दर की तरफ, उच्च मृत्यु दर की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्थात अधिकतम मृत्यु दर की तरफ बच्चे जा रहे हैं, है ना? यही इस बात को समझा रहा है। जब संक्रमण तथा कुपोषण बच्चे में साथ साथ होता है, हे भगवान, ये समझाने की क्या बात है, खुद ही पता है कि हम बच्चे को मतलब कुपोषण की तरफ ढकेल रहे हैं। तो एक पौष्टिक आहार ही नहीं बच्चे को दे रहे हैं कि दिन में 1 गिलास दूध दे देना है, कोई फल दे देना है, बच्चा छोटा है तो उस फल का सूप निकाल के दे देना है। बहुत घर के तो बूढ़े बुजुर्ग देखिए, बड़े शौकीन मिजाज के होते हैं। खैर, मैं इस चीज को देखी हूँ कि बूढ़े बुजुर्ग के घर, एक आध घर के शौकीन मिजाज के होते हैं ना, तो वो खुद ही एक स्पून लिए, ग्रेप्स को निचोड़े, एक एक स्पून भर का तो उसमें से जूस निकल ही जाता है। एक ग्रेप्स अगर निचोड़िए, एक अंगूर अगर निचोड़ रहे हैं तो, और बच्चे को पिला देता है। तो हर घर के बच्चे, पेरेंट्स, बड़े लोग भी इन चीजों को फॉलो, बस ये नहीं है कि मदर के ऊपर ही टिका रहे, तो नहीं, ऐसे है। हर घर के हर एक सदस्य अपने बच्चों का वो ध्यान दे, तो कहीं ना ये रुग्णता दर और मृत्यु दर आएगा, है ना? खैर, हम अब अपने आपसी पारिवारिक माहौल में नहीं चलेंगे। जब संक्रमण तथा कुपोषण बच्चों में साथ साथ हो जाते हैं, तब समस्या बिगड़ जाती है, वाकई बिगड़ी गई है, बिगड़ जाती है। जीवन के प्रथम वर्ष में विभिन्न अवस्थाओं में कराया गया टीकाकरण बच्चों को संचारी रोगों के प्रति जीवन पर्यंत रक्षा प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रदान करता है। वाकई, इसीलिए हमने टीकाकरण पहले पढ़ा कि टीकाकरण किस प्रकार से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को सही करता है, किस प्रकार से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को सही करता है, किस प्रकार से संचारी रोगों से हमें बचाता है ना? और संचारी रोग का मतलब समझ गए हैं कि एक दूसरे के पास छींकने, खांसने, उनके दूषित थाली में, जूठे में मतलब खाने, उनके पहने हुए कपड़े को पहनने, उनके बेड पे मतलब सोने, थूकने वाले जगह पे बैठने, इन सब चीजों से फैल सकता है। और टीकाकरण करवाते हैं इसीलिए बच्चों को कि बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम क्या रहे, मजबूत रहे, इतने हल्के वो से बच्चे ग्रसित ना हो गए। फ्रेंड्स, क्लास अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं, किसके साथ मिलते हैं ना, हम ग्रामीण जनजातियों के साथ मिलते हैं। फ्रेंड्स, किसके साथ मिलेंगे, थोड़ा ही पढ़े लेकिन मजे से पढ़े, पूरा जानकारी के साथ पढ़े, कोई जल्दबाजी नहीं है, देर सही दुरुस्त सही, मजे से हम इस चीज को पढ़ते चलेंगे। तो ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों के बारे में हम जानेंगे कि
कैसे वो इन चीज़ों से बचे, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं। इसी के साथ आज का क्लास हम ओवर करते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।